नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी अपडेट की बात की जाए। राशन कार्ड से राशन लेने का बदला नियम, मोबाइल ओटीपी होगा जरूरी। जी हाँ, राशन कार्ड धारकों सहित अन्नपूर्णा और अंत्योदय कार्ड धारकों को हर महीने मिलने वाला राशन अब बायोमेट्रिक की जगह मोबाइल ओटीपी और आईरिस ऑथेंटिकेशन के जरिए मिलेगा। राशन कार्ड से जुड़ा ये नियम तेलंगाना राज्य में लागू होने जा रहा है। ये कदम कोरोना महामारी के कारण फैले संक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को बंद किया गया है। हैदराबाद में आईरिस ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध न होने की वजह से इन जगह पर राशन की सामग्री मोबाइल ओटीपी के जरिए दी जाएगी। हैदराबाद के चीफ राशनिंग अधिकारी ने कहा है कि हैदराबाद के सभी 660 फेयर शॉप में राशन सामग्री का वितरण मोबाइल ओटीपी ऑथेंटिकेशन से ही किया जाएगा। इन लोगों को आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से न सिर्फ गरीबों को सस्ते में राशन मिलता है, बल्कि ये कई सारी सरकारी योजनाओं को लेने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ ये पहचान पत्र का भी काम करता है। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए, चीन का दुश्मन देश भारत से खरीदेगा ब्रह्मोस आकाश मिसाइल, रूस आया साथ। जी हाँ, वियतनाम भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल खरीदना चाहता है। इसके लिए अब तक बाधा थी रूस की सहमति, क्योंकि इस मिसाइल को रूस और भारत ने मिलकर बनाया है। लेकिन अब रूस ने इस मिसाइल के निर्यात की अनुमति दे दी है। अब भारत की ये शानदार मिसाइल वियतनाम में तैनात हो सकेगी। इससे दक्षिण चीन सागर में चीन को थोड़ा संभल कर रहना होगा। भारत के साथ रक्षा सहयोग में रूस ने 2 बड़ी पहल की है। रूसी सरकार ने भारत के साथ मिलकर बनाई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को किसी तीसरे देश को निर्यात करने की अनुमति दी। साथ ही 100 रूसी रक्षा कंपनियों की सूची भी जारी की है, जो की भारत के साथ ब्रह्मोस जैसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है। ब्रह्मोस के निर्यात की अनुमति ऐसे समय में मिली है जब चीन के पड़ोसी देश वियतनाम ने भारत से ये मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई। वियतनाम में इसके साथ ही आकाश मिसाइल भी खरीदने की इच्छा जाहिर की। वियतनाम भारत से ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस मिसाइलें लेना चाहता है। अगर डील हुई तो वियतनाम में दोनों मिसाइलें अपने देश की सुरक्षा के लिए तैनात कर लेगा। इससे चीन का खौफ दक्षिण चीन सागर और उसके आसपास के इलाकों में कम होगा। साथ ही वियतनाम के साथ भारत का संबंध और मजबूत होगा। इससे चीन बौखलाया हुआ है। और अब अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो जियो ने अपने 40 करोड़ ग्राहकों को दी चेतावनी, भूलकर भी ना करे ऐसी गलती। जी हाँ, हमेशा अपने यूजर्स के लिए कमाल की सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर सतर्क रहने के लिए कहा। कंपनी ने अपने सभी सब्सक्राइबर से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अपनी जानकारी ना देने को कहा और इसके साथ ही लोगों को मैसेज भी भेजा है। कंपनी के द्वारा भेजे गए मैसेज में व्यक्तिगत जानकारी ना देने की बात कही गई। इस मैसेज में लिखा है, धोखाधड़ी के इरादे से भेजे गए ऐसे किसी भी संदेश में सावधान रहे जिसमें आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी या फिर KYC डिटेल्स को अपडेट करने को कहा या मुफ्त में मोबाइल डेटा देने का वादा किया गया हो। अज्ञात या संदिग्ध नंबरों से कॉल करने वालों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी कभी भी ना दें। आपको बता दें कि ठग लोगों को शिकार बनाने के लिए अलग अलग तरीके से ठगी करने के जुगाड़ ढूंढते रहते हैं। पहले आई खबरों के अनुसार कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि जियो और फेसबुक 6 महीने के लिए योजना 25 GB डेटा मुफ्त दे रही है। इसके साथ एक मोबाइल ऐप का लिंक भी दिया गया होता है। कंपनी का कहना है कि ऐसे मैसेज का बिल्कुल भी जवाब ना दें और ना ही उस पर क्लिक करें। इसके अलावा कंपनी का ये भी कहना है कि अगर कोई व्यक्ति आपको KYC आदि के लिए भी मैसेज करता है तो उस पर प्रतिक्रिया ना दें। ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बच्चों को भी लगेगा कोरोना का टीका। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा, अक्टूबर तक आएगी वैक्सीन। जी हाँ, कोरोना वायरस के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। अभी सिर्फ बड़ों को ही टीका लगाया जा रहा है। बच्चों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ अभी कोई टीका नहीं आया है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बच्चों के लिए भी कोरोना का टीका विकसित कर रही है। कंपनी ने कहा है कि इस साल अक्टूबर तक ये टीका तैयार हो जाएगा और बच्चों को भी लगाया जाने लगेगा। ये वैक्सीन बच्चों को उनके जन्म के 1 महीने के भीतर लगाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि आगे इसी वैक्सीन को दवा के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि अगर बच्चे कोरोना से संक्रमित हो भी जाएं तो उन्हें ये दवा दी जा सके। बता दें कि हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने कहा था कि कंपनी कोरोना के 4 और टीकों पर काम कर रही है। इसमें से एक टीके के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए कंपनी ने भारतीय दवा नियामक से अनुमति भी मांगी है। पूनावाला ने कहा था कि ये वैक्सीन इस साल जून तक तैयार हो जाएगी। और अगर अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो हॉवित्जर तोप का आतंक, गोलाबारी से कांपे दुश्मन देश, भारत का ये खतरनाक हथियार।
जी हाँ, चीन और पाकिस्तान से भारत के जारी तनाव के बीच स्वदेशी हॉवित्जर ATAGS का शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर फायरिंग रेंज में परीक्षण हुआ। देश के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हॉवित्जर को विकसित किया है। बता दें कि उन्नत जाली तोपखाने प्रणाली से जुड़ी ये दुनिया की सबसे अच्छी बंदूक है। वहीं इस प्रणाली की बंदूक कोई और देश अब तक बनाने में सक्षम नहीं है। देश लगातार स्वदेशी हथियारों को विकसित करने पर काम कर रहा है। सरकार स्वदेशी तकनीक के जरिए हथियारों को बनाने पर जोर दे रही है ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 28,000 करोड़ रुपए के उपकरण साजो सामान की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें एयरक्राफ्ट, युद्धपोतों से जुड़े सामानों को खरीदने के साथ ही स्वदेशी हथियारों का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि स्वदेशी हॉवित्जर ATAGS तोप सिर्फ भारत के पास है। इसे डिजाइन करने के लिए 3 साल का वक्त लगा, तब जाकर इसका परीक्षण हुआ। इस तोप का परीक्षण PXQR के तहत किया गया है। इसे तोपखाने प्रणाली के वर्ग में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। ये दुश्मनों को पल भर में तबाह कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू होने पर 11 करोड़ भारतीय छोड़ देंगे व्हाट्सएप का इस्तेमाल। अभी हुआ इतना नुकसान। जी हाँ, व्हाट्सएप को नई प्राइवेसी पॉलिसी के चलते भारत में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इंटरनेट मीडिया लोकल सर्कल की तरफ से कराए गए सर्वे के अनुसार 5% भारतीयों ने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट कर दिया, जबकि 22% भारतीयों ने व्हाट्सएप के इस्तेमाल को कम करने की बात कही, जबकि 21% लोगों ने व्हाट्सएप की जगह दूसरे मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जबकि 75% ने बिजनेस चैट से परहेज करने की बात कही। 93% लोगों का कहना है कि व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारत में करीब 400 मिलियन व्हाट्सएप यूजर हैं। ऐसे में अगर आंकड़ों के हिसाब से करीब 2 लाख लोगों ने प्राइवेसी पॉलिसी के चलते ऐप का इस्तेमाल बंद कर दिया है। वहीं 8.1 करोड़ लोग दूसरे मैसेजिंग ऐप और 8.8 करोड़ लोगों ने व्हाट्सएप का कम इस्तेमाल करने की बात कही। मतलब अगर व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करता है तो करीब 11.2 करोड़ भारतीय व्हाट्सएप का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं, जिससे व्हाट्सएप को भारी नुकसान होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओली ने फिर छेड़ा राग, बोले नेपाल में शुरू हो चुका है राम मंदिर का निर्माण। जी हाँ, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने एक बार फिर से भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने चितवन में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अपने धड़े के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राम के जन्म स्थान में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ओली का इशारा बीरगंज के पास स्थित एक जगह से है, जिसे वो पहले भी असली अयोध्या करार दे चुके हैं। हालांकि तब उनके बयान पर भारत ही नहीं, नेपाल के नेताओं ने भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि अयोध्यापुरी में राम मंदिर निर्माण के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। भगवान राम की मूर्ति का निर्माण पहले ही हो चुका है। मां सीता की मूर्ति निर्माणाधीन है। अगले साल रामनवमी को भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्यापुरी में एक भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठित समारोह का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में बनने वाला राम मंदिर नकली है, असली राम मंदिर नेपाल में बनेगा। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो राफेल, तेजस के बाद 114 और लड़ाकू विमान खरीदेगी भारतीय वायुसेना। 1.3 लाख करोड़ की होगी डील। जी हाँ, भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है। राफेल और तेजस के बाद वायुसेना 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की खरीद की तैयारी कर रही है। इस डील की लागत 1.3 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हाल ही में मोदी सरकार ने तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को हरी झंडी दी। अब वायुसेना 114 और लड़ाकू विमानों को खरीदने की योजना बना रही है। आगामी एरो इंडिया शो में 83 तेजस लड़ाकू विमानों से जुड़ी डील होने की उम्मीद है। तेजस एक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि हल्का लड़ाकू विमान है। 83 तेजस मार्क 1A विमानों की खरीद के लिए केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की डील को मंजूर किया है। सूत्रों के अनुसार ये तेजस विमान धीरे धीरे हटाए जाने वाले MiG-21 के 4 स्क्वाड्रन की जगह लेंगे। वहीं इसके बाद भारतीय वायुसेना अब 114 और लड़ाकू विमानों की खरीद की तैयारी में है। 1.3 लाख करोड़ की इस खरीद के लिए वायुसेना ने रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पहले ही जारी कर दिया है। इससे भारतीय सेना की ताकत मजबूत होगी और दुश्मनों को भी कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो CBSE बोर्ड का बड़ा ऐलान, अब 10वीं में नहीं होगा कोई फेल, जाने नया नियम। जी हाँ, CBSE ने छात्रों को बड़ी राहत दी। बोर्ड ने ऐलान किया है कि अब 10वीं क्लास में कोई फेल नहीं होगा। इस फैसले के बाद छात्रों की बल्ले बल्ले हो गई है। अब छात्र आसानी से आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। दरअसल CBSE के नए नियम के अनुसार अब 10वीं क्लास के बच्चे फेल नहीं होंगे। बोर्ड ने नियम में बदलाव करते हुए कहा, 10वीं के विद्यार्थी गणित या विज्ञान में फेल हो जाते हैं और उन्होंने वैकल्पिक विषय के तौर पर स्किल आधारित विषय जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस आदि को ले रखा है और उसमें पास है, तब उन्हें पास ही माना जाएगा। दरअसल बोर्ड की ओर से ये नियम उन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जिनमें हुनर तो है लेकिन वो पढ़ाई में कमजोर हैं, जिसके कारण वो परीक्षा पास नहीं कर पाते और उनकी साल बर्बाद हो जाती है। साफ शब्दों में समझे तो अगर कोई एक छात्र एक विषय में फेल है तो वो फेल नहीं माना जाएगा, अब फेल की जगह पास लिखा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी, कोहरे के कारण 10 ट्रेनें लेट, जानिए बाकी राज्यों के हाल। जी हाँ,
पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी के चलते उत्तर भारत में शीतलहर ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी है। सर्द हवाएं, कोहरे और कड़ाके की ठंड से इस वक्त पूरा उत्तर भारत जूझ रहा है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा सहित अधिकतर राज्यों में सुबह शाम के वक्त घना कोहरा दर्ज किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को रोज के कार्य करने में दिक्कत हो रही है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम दर्ज हो रही है, जिसका प्रभाव ट्रेनों और फ्लाइट्स पर भी हो रहा है। कल सुबह भी कम विजिबिलिटी के चलते 10 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। पिछले कुछ वक्त से ठंड का प्रकोप अपने चरम पर है। कोहरे के चलते कम विजिबिलिटी होने से ट्रेन की रफ्तार भी धीमी है। उत्तर रेलवे के अनुसार आज सुबह के समय कोहरे की वजह से कम 10 ट्रेन अपने निर्धारित समय से देरी से चली। अब अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो गाड़ी में इस तारीख तक नहीं लगी HSRP तो लगेगा 5,000 का जुर्माना। जी हाँ, वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। नंबर प्लेट लगवाने में लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने आवश्यक दिशा निर्देश तय करने के लिए इसमें कुछ दिनों की छूट दी, लेकिन अब यूपी सरकार ने HSRP को लेकर अपनी तारीखें भी घोषित कर दी है। अब 15 जुलाई 2022 से पहले अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी अनिवार्य है। अगर तय समय में ये नहीं हुआ तो आपको 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।